सो हम Yes, लोग sir. स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के बारे में। सो ऑब्स्टेट्रिक्स में ये होता है कि जब से कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन के बाद जैसे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलते हैं, फिर जायगोट बनता है, जब से लेकर के टिल द चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के बाद भी करीब करीब 15 डेज का पीरियड होता है, उसको परप्यूरियम बोलते हैं बेसिकली। तो जब तक के पीरियड को ऑब्स्टेट्रिक्स डील करते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर होते हैं वो डील करते हैं। सो मदर ऑफ द केयर द चाइल्ड बर्थ तक ले करके जो भी मेडिकल इंटरवेंशन या मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट कम्स अंडर द ऑब्स्टेट्रिक्स। एंड गायनेकोलॉजी में क्या होता है कि इट इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद वोमेन विच अफेक्ट मीन्स कंडीशन इन्वॉल्विंग इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में भी बहुत सारे कंडीशन है तो होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है ना, प्रोलैप्स यूट्रस है, या इन्फेक्शन के डिजीजेस हैं, या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो ओल्ड एज में खास करके होता है। सो इन सबों का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो गायनेकोलॉजी कंडीशन में आता है, और जो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हम लोगों का जो ब्रांच है फिजियोथेरेपी में भी अब दो ब्रांच गायनिकोलॉजी फिजियोथेरेपी में भी हो चुका है। वो एक ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं, गायनिकोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं। पर मोर और लेस जो हमारा कंसर्न होता है वो गायनिकोलॉजी फिजियोथेरेपी से इंपॉर्टेंट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि यहीं पे ज्यादा चांसेस हैं फीमेल में प्रॉब्लम होने का। और होता क्या है कि जितने भी मैंने पॉपुलेशन है इंडिया का, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द 50% ऑफ द होल पॉपुलेशन रिक्वायर दिस इंटरवेंशन। माने हर फीमेल को ये जरूरत पड़ती है, कोई भी ऐसा फीमेल नहीं होगा जिसको कि ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी की जरूरत ना पड़े, लाइफ में पढ़ना ही पढ़ना है। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, माने हर फीमेल को जरूरत पड़ना ही पड़ना है। जैसे मान लिया कोई अगर कोई ऐसा भी फीमेल हो जिसको कि चाइल्ड बर्थ करना ना हो, वैसा भी पूरे हिंदुस्तान में 0.5% पॉपुलेशन होगा, तो ऐसे पॉपुलेशन को भी गायनोकोलॉजी कंडीशन में जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आना ही पड़ता है दोनों से, या तो ऑब्स्टेट्रिशियन से या गायनोकोलॉजी से। और ये इन दोनों में हमारा फिजियोथेरेपी का भी रोल है। नेक्स्ट स्लाइड करो। Yes, sir. उसके बाद हम लोगों को बेसिक इसका समझना चाहिए कि इसका जो नॉर्मल एनाटमी होता है, वो बेसिकली नॉर्मल एनाटमी तो हम अभी डिटेल में मुश्किल नहीं है, पर इतना आपको समझना पड़ेगा कि जो पेल्विक बोन होता है उसी के अंदर में जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब सिचुएटेड होते हैं। और ये मिड पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी में नीचे से अगर तुम मेजर करोगे और ऊपर से हाइट से मेजर करोगे तो करीब करीब सेंटर में, बीचों बीच में ये सिचुएटेड होता है अपना पेल्विस का एरिया। और बाकी चारों तरफ से हार्ड कवरिंग बोन से, फिर इंटीरियरली या सुपीरियरली जो कुछ सॉफ्ट टिश्यू से, मसल से, स्किन से हार्डली कवर्ड होते हैं। सो इसके बारे में तो डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग जानते भी होगे, है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। Yes, sir. हाँ, इसमें देखो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है जो मोर और लेस कंसर्न विद द फिजियोथेरेपी, उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है, खास करके जो पेरिनियम का एरिया होता है, पेरिनियम का मतलब एनस से लेकर के इंटीरियरली विजाइना के बीच में जो स्पेस होता है उसको बेसिकली पेरिनियम बोलते हैं। तो पेरिनियम जो कवर होता है चारों तरफ से मस्कुलर स्ट्रक्चर से, और दैट मसल collectively to form and named as a pelvic floor muscle. From this musculature, the center of the body and in front of the pubis bone and back में इसके पीछे में कॉकिक्स होता है। इतना इंपॉर्टेंट है, कॉकिक्स एंड सैक्रम, ठीक है ना। ये तो Yes, तुम sir. लोग समझ ही रहे होगे। और जो हमारा आगे कंसंट्रेशन होगा मेन, आज तो नहीं, अगले दिन जब हम लोग इसका पोस्ट नेटल या प्री नेटल प्रोग्राम करेंगे, आज तो सिर्फ बेसिक है ना पढ़ने का
कि रूल ऑफ फिजियोथेरेपी क्यों है, कैसा है, इसके लिए है आज। तो जब हम आगे पढ़ाई करेंगे, जब पेल्विक फ्लोर पर आएंगे, तब डिटेल और बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। यस सर। सो कहता है कि हमारी जरूरत क्यों पड़ी, वाई फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। हम नहीं भी कर सकते थे तो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर हैं, वो लोग मेडिसिन देते हैं, ठीक कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन जहां भी आपका रोल शुरू होता है, बिकॉज ऑफ दी, हम लोग को जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि हम लोग उसमें ये काम करते हैं कि खास करके जब प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ का बेबी रहता है एब्डोमिनल एरिया में, तो पोस्चरल बिकम चेंजेज, पोस्चर बिकम चेंजेज, खास करके जो एब्डोमेन का एरिया है या बॉडी में पूरे पोस्चर चेंज होता है, ऐसा नहीं कि खाली एब्डोमिनल एरिया में होता है। शोल्डर बिकम, वो राउंडेड शोल्डर हो जाता है ना, पेल्विस ब्रॉड हो जाता है, नी पर लैक्सिटी हो जाती है, जिससे घुटना में पेनफुल कंडीशन आने लगता है। तो कहता है कि हमारा जो फॉल्टी पोस्चर आता है पेशेंट का, इसको अगर हम सही शुरू में कर लें, खास करके जैसे अगर हमको जिस मसल से वो कर्वेचर बढ़ रहा है, लॉर्डोटिक कर्वेचर, अगर हम उसको पहले से स्ट्रेंथन करके रखें, तो जो लॉर्डोटिक कर्वेचर बढ़ने का चांस है 2 साल के बाद पेनफुल आएगा कंडीशन पोस्चर खराब होने से, वो होने ही ना दे। यही मेन मकसद होता है। सो फॉल्टी पोस्चर शुड नॉट बी डेवलप, ये तो एक मेरा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद कहता है कि अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज का स्ट्रेसेस होता है, स्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस होता है इसमें बॉडी में, वो हम आगे बताने वाले हैं अभी। सो कहने का मतलब, अगर ये चेंजेस होता है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, तो हम सबको पता होना चाहिए बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट कि क्या क्या चेंजेस हुआ, मसल में कितना टोन कम जाता है, लिगामेंट लैक्स हो जाता है ना, जितने भी मसल के पावर होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो कहने का मतलब, ऐसे कंडीशन में हमको कौन सा एक्सरसाइज करना है, कितना ज्यादा करना है कि नहीं करना है, तो इसको जानना भी जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा कहा था अल्टर्ड सर्कुलेशन, वेरिकोज वेन और लोअर लिम्ब का एडिमा। लोअर लिम्ब का एडिमा भी बहुत कॉमन है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और अल्टर्ड सर्कुलेशन भी होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि खास करके फीमेल में जब प्रेगनेंसी होता है तो 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम बिकम इंक्रीज। मान लीजिए अगर किसी का 10 लीटर ब्लड का वॉल्यूम था, तो 40% बढ़ जाता है, करीब करीब 4 लीटर वॉल्यूम बढ़ता है। सो कहने का मतलब ये है कि द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन, पेल्विक फ्लोर पर स्ट्रेसेस बनता है। पेल्विक फ्लोर पर स्ट्रेसेस इसीलिए बनता है कि 9 मंथ तक जो बेबी का वेट होता है, और इसी पेल्विक फ्लोर मसल पर जाकर के नॉट ओनली द बेबी वेट, द प्लेसेंटा वेट, यूट्रस का वेट, ये सब वेट इसी पर जाके अटकता है, पेल्विक फ्लोर मसल पर। सो अगर लंबा देर तक इस पे वेट रहता है तो मसल बिकम टायर्ड इजली। सो अगर आप पेल्विक फ्लोर की कहानी पूरी समझ जाएंगे, तो वही सारा खेल वहीं से होता है। एक्चुअली हमारा जितना भी फिजियोथेरेपी का रोल है ऑब्स्टेट्रिक्स में, वो पेल्विक फ्लोर का ही होता है बेसिकली। उसके बाद एब्डोमिनल मसल के स्ट्रेचेज होते हैं। एक तुम लोग पढ़े भी होगे, डायस्टेसिस रेक्टाई होता है, जानते हो क्या यस होता है, बताओ। सर, जब रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारी उसमें बीच में आफ्टर डिलीवरी उसमें एक लाइन बन जाती है, वो मसल पूरी प्रॉपर नहीं दिखाई देती है जब, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है आपके एब्डोमेन पे, तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वो आपकी उसमें ब्रेक आपको दिखाई देने लग जाते हैं। हाँ, वो बेसिकली एक्चुअली इसीलिए नहीं होता है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल तो दोनों तरफ से मसल होता ही है, लेकिन यस सर। बीच में एक लीनिया एल्वा मसल होता है, ठीक है ना। यस यस वो सर। लीनिया एल्वा का ये काम ही है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होगा, तो लास्ट फेजेस में, जैसे करीब करीब 7 मंथ से 8 मंथ के आसपास, वो एक्चुअली जिप जिप होता है। जैसे हम लोग को जिप से खोलते हैं ना, जो चैन यस खोल करके मान लिया बटन खोलना हो तो जिपिंग मोशन होता है। तो एक्चुअली लिनिया एल्वा का प्रॉपर्टी ही ऐसा होता है कि दैट एक्ट एज ए जिप, और वो जिप के जैसा खुलता है, और जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है तो ये फिर बंद हो जाता है अपने आप। इसी को बोलते हैं वो डायस्टेसिस रेक्टाई। सो इनएडेक्वेट रिलैक्सेशन स्किल नेसेसरी फॉर द लेबर एंड डिलीवरी। और इसीलिए और भी जरूरत है हम लोगों का ऑब्स्टेट्रिक्स फिजियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि अब फीमेल को टायर्डनेस है, कितना
रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्सेशन, हर मसल्स के बिकम, उसमें स्पाज्म बहुत जल्दी डेवलप होता है। थोड़ा सा काम करने चले जाएगा कोई बंदा या कोई मसल पर स्ट्रेस पड़ा तो वो मसल में जल्दी से स्पाज्म डेवलप कर जाएगा। अब स्पाज्म तो तुम लोग समझ ही रहे होगे कि वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। Yes, सो sir. होता क्या है कि हम लोगों को कितना उसको रेस्ट दिलाना है, हाउ टू रिलैक्स दैट पर्टिकुलर मसल, जनरल रिलैक्सेशन बॉडी का कैसे करना है, दिस ऑल यू हैव टू लर्न इन द नेक्स्ट में। आगे हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन हमारी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि रिलैक्सेशन कराना है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजीज, और हमारे शरीर में बहुत सारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं और जो स्केलेटल सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। खास करके जो लैक्टेटिंग पीरियड है, ब्लड का ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इसमें ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ता है ना। तो कहता है कि उस समय भी मसल्स का जो डिमांड ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन, जैसे खास करके बोन मैरो से जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हाँ, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो बोन में अगर बहुत ज़्यादा किसी का ब्लीडिंग हो रहा होता है, और माने ये किसी का कंजेनाइटल हो भी सकता है, तो क्या होता है ना कि फिर अल्टीमेटली वो जो ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। तो बोन मैरो के कारण वो बोन डिस्टॉर्ट भी कर जाता है, माने उसकी जो शेप होती है बोन की, हालांकि इतना आसान नहीं है कि माने 3 महीने में ब्लड आ गया, ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद ब्लड बोन में भी चेंजेज आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा चेंजेज होगा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना, लेकिन होता है। सो ये सब तो तुम्हारा बेसिक बात। अब नेक्स्ट स्लाइड कर दो। यस सर। हाँ, so physiotherapist in physiotherapy in obstetrics condition, basically from the moment of conception, जिस समय कंसेप्शन हुआ, माने कंसेप्शन का मतलब कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब मिलना होता है, उस समय से लेकर के प्रोफाउंडली अल्टर द वुमेन फिजियोलॉजी। और तो होता क्या है कि उस समय से फीमेल में, जैसे जो प्रेगनेंसी जिनका नहीं होता है, कंसेप्शन नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर रिपीट करता है, नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। और नहीं हुआ वही मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर एक बार ओवम फर्टिलाइज हो गया तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्दर डेवलप नहीं करता है कि उस फीमेल का। सो कहता है कि उसके बाद जो फीमेल की फिजियोलॉजी होती है वो बहुत सारा चेंजेज होने लगता है धीरे धीरे करके, फ्रॉम द कंसेप्शन के दिन से ही शुरू हो जाता है। और खास करके इसमें 3 हार्मोन्स जो होते हैं, एक तुम लोग जानते हो कौन कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा बोलो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। वेरी गुड, तीसरा रिलैक्सिन। तो ठीक है, ये सब तीनों हार्मोन बेसिकली मेन हार्मोन्स है, जिसके कारण ही ये सब चीजें फिजियोलॉजिकल चेंजेज आती है। ऐसे हर सिस्टम पर भी चेंजेज आता है ना। एंड देयर इज चेंजेस इन ऑल बॉडी सिस्टम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। सो कहता है कि इसके कारण बॉडी में और भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो खराब होगा। खराब क्या माने, चेंजेज होगा, नॉट खराब बोल सकते हो, वो नॉर्मल ही है, फिजियोलॉजिकली वो नॉर्मल प्रोसेस ही है, उसको खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए। सो आपका किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इवन आपका जो जीआईटी सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो ठीक है ना। सो ये सब चीजों को भी आगे हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। मैकेनिकल चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो सीओजी है, जैसे ही एब्डोमिनल एरिया का डिस्टेंशन होगा तो हमारा जो सीओजी होता है, सीओजी के बारे में तुम लोग जानते हो, दीपोनिता बताओ, आकांक्षा को Yes, तो sir. बताओ। Yes, sir. Yes, Center sir. of the gravity where all the mass of the body is to be concentrated. In human body, it lies on the anatomical S2. हाँ, लेकिन ये बताओ कि जैसे ही इसका प्रेग्नेंट वोमेन का कहाँ चला जाएगा, सर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, और इंटीरियर भी जाएगा ना बेटा, इंटीरियरली। यस सर, यस सर। Anteriorly, इंटीरियर हाँ. भी जाएगा और अपवर्ड भी जाएगा, दोनों तरफ अपवर्ड। होगा। सो Yes, sir. कहने का मतलब ये होगा कि माने सीओजी, इस सीओजी के चेंज होने से देखो आप क्या दिक्कत आएगी। यही मेन फिजिक्स है, आपको गायनेकोलॉजी में ये सब समझना पड़ेगा। होगा Yes. क्या कि जैसे हम जब खड़ा रहते हैं, तो हम जब खड़ा होते हैं तो हमारा जो बेस ऑफ सपोर्ट होता है ना, यस बेस ऑफ सर। सपोर्ट में
उसका रूल ये है कि जितना सेंटर में होगा, वो जो बेस ऑफ सपोर्ट के जितना सेंटर में होगा, वो उस फीमेल का उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। समझते हो कि नहीं बात को? यस सर। Yes, sir. ये प्रेगनेंसी है तो ये थोड़ा सा इंटीरियर चला गया। जैसे ही इंटीरियर जाएगा तो क्या होगा कि जो पेरीफेरी होगा उसके करीब चला नहीं जाएगा, बताओ। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. बताओ कि जो वोमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वोमेन, उसमें बैलेंस कम होगा या ठीक ठाक रहेगा? सर बैलेंस कम हो कम जाएगा। कम कम हो जाएगा हो ना। तो यस बैलेंस सर। क्यों कम होगा, जो समझे तुम लोग, आपकी नहीं। यस सर। यस बैलेंस सर। कम इसीलिए होता है, नॉट बिकॉज अब तुम लोग ये मत कहना कि सर वो तो प्रेग्नेंट है, वो तो चक्कर आता है, वो तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वेट है, ये है, वो सब रीजन नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस सीओजी। सीओजी चूंकि बढ़ गया आगे यस की सर। ओर, और वो चूंकि पेरीफेरी की तरफ चला गया बेस ऑफ सपोर्ट के, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी यस सर। और फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन। ठीक है ना। सो यस सर। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसीलिए जब भी आप इस तरह के वुमेन को एक्सरसाइज भी कराना है तो इसका भी ध्यान रखना है कि वो ऑलरेडी इंटीरियर है, तो कौन सा एक्सरसाइज करें जिससे और इंटीरियर ना जाए सीओजी, जिससे कि वो पेशेंट, वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो फॉल डाउन भी करेगा जल्दी से। ठीक है ना। यस सो सर। यू हैव टू केयर अबाउट द सीओजी। दूसरा क्या होता है ना कि पोस्चर। पोस्चर में क्या होता है कि हम लोगों का शोल्डर जो होता है ना, उसका फीमेल का शोल्डर गार्डन बिकम राउंडेड, ये पहले भी मैंने बोला था, यस सर। है ना। स्कैपुलर प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन समझते हो ना, ये सब चीजें, यस सर। यस Yes, सर। sir. है ना। लिम्ब का इंटरनली रोटेट कर जाता है, ये यस वाला सर। रोटेशन हो जाता है। यस मैंने सर। एक्सटर्नली रोटेशन में नहीं जाता है, बिकॉज ऑफ दिस, जो उसका फैट का जो डिपॉजिट होना होता है वो इस Yes, sir. शेप में ले लेता है, इंटरनली रोटेट करा देता है। उसके बाद कहता है कि इंक्रीज इन द सर्वाइकल लॉर्डोसिस। जो लॉर्डोटिक कर्वेचर होता है, नॉट ओनली दी मैंने लंबर लॉर्डोटिक कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यस देखो सर। तुम लोग को तो हमने बोला कि लॉर्डोटिक कर्वेचर क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसका जो है ना मैंने चूंकि वेट इधर को खींच गया आगे की ओर, तो यस उसके सर। कारण थोड़ा सा लॉर्डोटिक कर्वेचर। लेकिन लंबर, ये बताओ सर्वाइकल लॉर्डोसिस क्यों बढ़ा होगा? बिकॉज ऑफ दी सर सर शोल्डर, ये वेट यहाँ पर हमारा इकट्ठा हो रहा है और शोल्डर हमारे राउंडेड है, प्रोट्रैक्शन में स्कैपुला, तो इस वजह से वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो हमारा लॉर्डोसिस है, जो लंबर है, जो सर्वाइकल है, उन दोनों का कंपनसेट करने के लिए सर्वाइकल वाला भी यस, आप लॉर्डोसिस समझ देता गए, है। Pressure की कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बेसिकली। कंपनसेट। यस सर। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का कारण होता है कि जैसे ही नंबर में बढ़ा, तो यस नंबर में सर। बढ़ गया, दूसरे का पीछे रहेगा ना, तो बॉडी फिर कंपनसेट नहीं कर पाएगा। कंपनसेट। यस सर। उसको क्या होगा कि अपने आप को एडजस्ट करने के लिए पूरी एलओजी जो जा रही है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, उसको कंपनसेट करने के लिए वो एंटीरियरली मैंने प्रोट्रूड कर जाता है। प्रोट्रूड। यस सर। ठीक है ना। फिर नी यस सर। बिकम हाइपर एक्सटेंडेड, ये भी वही मैकेनिज्म है। नी भी हाइपर एक्सटेंडेड होगा। हाइपर एक्सटेंडेड होने का दो कारण है, एक तो जो काउंटर मैकेनिज्म बनाएगा जिसके कारण से वो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जाती है ना बीचों बीच से बॉडी के, यस सर। उसको Yes, sir. मैकेनिज्म के कारण है। दूसरा एक कारण और है, कौन बताएगा? दीपो, नहीं तो बताओ। नी में हाइपर एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ दी ऑल मसल्स बिकम रिलैक्स। रिलैक्स होगा तो रिलैक्सिटी। उसको यस स्पेस सर। मिलेगा ना पीछे जाने के लिए। Yes, यस sir. सर। हाँ, All muscles. बिकॉज ऑफ दिस लिगामेंटस लैक्सिटी। ठीक है ना। यस सर। इंक्रीज इन द लंबर लॉर्डोसिस, ये तो पहले ही बढ़ाए। अब बैलेंस क्या होगा? बैलेंस तो हमने बताया ना क्यों, पेशेंट वॉक यस विद सर। वाइडर बेस। अब क्या होता है, चूंकि 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 उसका जो बैलेंस खराब हुआ होता है, इसीलिए जो तुम लोग को देखते होगे ना, हर फीमेल को जो प्रेगनेंसी होता है उसमें पैर फैला फैला करके चलती है। यस हाँ, सर। पैर फैला yes, sir. करके कुछ लोग ये सोचते होंगे कि चूंकि ना उसका वेट बढ़ गया, या मान लिया पेल्विस का एरिया बड़ा हो गया, इसके कारण नहीं। चाहे तो वो फीमेल चल सकता है दोनों पैर को सटा सटा करके भी, नहीं समझे बात को। यस सर। लेकिन Yes, sir. इसीलिए चलता है क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा करता है, इसीलिए क्योंकि बैलेंस कमजोर रहता है उसमें। यस सर। नहीं समझे बात को। Balance यस कमजोर. सर। Yes, sir. नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। ये देखो तुम्हारा है जो अभी मैंने पूछा था कि डायस्टेसिस रेक्टाई, जो कि नॉर्मल यस सर। फिनोमेना है। नॉर्मल फिनोमेना है, और इसमें क्या होता है ना, ये बीच में लीनिया एल्वा मसल है, और ये जो बीच का स्पेस खाली दिख रहा है ना,
यही Yes, sir. होता है, दोनों तरफ से मसल्स है और ये डायस्टेसिस रेक्टाई है। इसी के लिए क्या होता है ना, जितने भी प्रेगनेंसी के जो डॉक्टर होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक Hmm. डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहते हैं हर पेशेंट को, क्या बोलते हैं बताओ, कि लंबर बेल्ट, एब्डोमिनल बेल्ट हाँ, खरीद Yes, करके sir. लगाइए। तो Hmm. इसीलिए लगाते हैं। आप समझे कि नहीं बात को, Yes, क्योंकि sir. उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर protection. अगर किसी का मसल स्ट्रेंथ है, जैसे अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए इस तरीके का, तो आप लोग अवॉइड करिए, वो बेल्ट मना कर दीजिए, बोलिए कि मत लगाओ, और तुम क्या करो उसके बदले में, स्ट्रेंथनिंग करा दो उस मसल का, काम खत्म हो गया। Yes, sir. नहीं समझे बात को? Yes, sir. समझे सर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि द एब्डोमिनल बेल्ट इज गिवन टू सपोर्ट फॉर जर्क से बचाने के लिए देते हैं। किसको? नहीं नहीं सर नहीं नहीं, वो दिस इज गलत है, मिथ ना। वो हाँ, गलत बात है। जो भी yes. जो भी बचाने के लिए देते हैं इसी, अच्छा ऐसा करो तो वो पूछना तो कि तो फिर 7वें महीने में क्यों नहीं लगा लेती है, वो कह देती है लगाने के लिए। ये तभी कहती है लगाने के लिए जब लेबर का पीरियड समय आता है, मैंने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या उससे 1 हफ्ता पीछे आगे ही लगाने के लिए बोला जाता है ना। यस नहीं सर, समझे Yes, समझे sir. सर। भाई? अगर ऐसा हो तो 7वें महीने में भी दिक्कत आएगी प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 7वें महीने में भी लगवा देना चाहिए। कहाँ लगाता है कोई? ये तब लगाती है ऑब्स्टेट्रिशियन जब उसके पास आ जाता है कि अब जो है ना, ड्यूरिंग द लेबर पीरियड की बात है ये, करीब करीब। यस ठीक है ना? ठीक है। सो इसमें एम्स ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी का ये होता है कि टू प्रमोट गुड हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो, हम लोगों का मेन काम ये नहीं होता है कि खाली हम पेशेंट को देख लिए और एक्सरसाइज कर दिए, जी सुबह सुबह एरोबिक एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। दिस इज नॉट। आपको हर चीज समझना पड़ेगा कि उसका जो है ना हेल्थ कैसा है, गुड हेल्थ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या इनकरेजेस द कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन चल रहा है, नहीं चल रहा है, और वो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, समझे कि नहीं? Yes, sir. पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गया ना। दूसरा क्या कहता है कि टू, क्या है बोलो? To टू give गिव। information about pregnancy, labor stages, delivery, and postpartum. हाँ, मैंने उसको उसको आपको पूरा बात कई बार दे चुके चुके देखिए, आपको ना ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट को क्या करना होता है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रेस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है जी जा कर लीजिए, ठीक है जी आप ये वाला दवाई खा लीजिए, ठीक है जी आपको ना ये मैं लिख दे रहा हूँ कर लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। Hmm. वी हैव टू इन कांटेक्ट, हमको उनके साथ रहना पड़ता है करीब करीब घंटा भर, या 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट का जो डोज है, 35 मिनट हमको उनके साथ रहना पड़ता है। तो उस रहने के दौरान वो उसके मन में कई बात आता है प्रेग्नेंट वुमेन के, तो वो कई बार पूछेगी कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें तो दर्द बढ़ेगा नहीं ना, इसमें फायदा क्या, चलिए हम नहीं करते तो क्या फायदा होगा, हम करते एक्सरसाइज तो दुनिया भर का बात पूछती रहेगी। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स कि जी आप एक्सरसाइज करिएगा तो हो सकता है जो डिलीवरी होना है वो सिजेरियन ना हो करके नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेबर की जो स्टेजेज है, जो मान लिया जाए कि 10 घंटा की जगह पर 3 घंटा होगा, है ना? Yes, sir. पोस्टमार्टम पीरियड है, जो यस रिकवरी पीरियड होता है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। तो ये हर बात को आपको समझाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझाते, सुन लो, अगर आप नहीं समझाते तो भी आप एक्सरसाइज तो करा दोगे, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि फेथ आपसे हट जाएगा उसका। लोग ऐसा करेंगे कि टू प्लान आउट द चाइल्ड बर्थ प्रोग्राम, हम लोग उस बेबी में पूरा चाइल्ड बर्थ का प्लानिंग करने, तो पता होता ही ऑलरेडी, उसमें डेट मंथ सब लिखा भी होता है पर्ची में, लेकिन हम लोग को भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेज से भी गुजर रहा है, किस स्टेज में कितना एक्सरसाइजेस, किस एक्सरसाइज में कितना डोज, ये सब आप लोग को रूल आउट करना पड़ेगा ही। प्रिवेंट मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेज देम। और हर तरीके के जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, जैसे आप बताइए ना, अगर किसी को एक्सरसाइज करा रहे हैं, हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं थ्राइस इन ए वीक, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंसी है ना तो 3 ही बार एक्सरसाइज करते हैं हफ्ता में, ये Yes, sir. स्टैंडर्ड रूलिंग है। तो अगर आप डेली करने के लिए बुला लीजिए तो फिर दिक्कत आएगा, क्या होगा कि उससे बॉडी में हीट बढ़ेगा तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, हीट होगा, नहीं तो फिर
वही रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, है ना, Yes, sir. हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब आप कोई भी ऐसा मत काम करिए कि जिसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। टू इनकरेज लेडी टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हम लोग उस फीमेल से ये भी बोलना पड़ता है कि जी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अब ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है ह्यूमन बॉडी का, ये सबको होता ही होता है। जो आप लोग कम से कम दिन में जो सोने का समय है वो ऐसा नहीं करिए कि आप 12 घंटा 14 घंटा लेटे रहिए। आप बैठ करके कुछ छोटा मोटा काम करते रहिए। जैसे मान लिया जाए कि ठीक है खड़ा होकर काम नहीं कर सकते हैं तो सब्जी काटने का काम घर में करिए, लेकिन यू Yes, हैव sir. टू इन्वॉल्व इन द वर्क एक्टिविटीज, इन सबों में इन्वॉल्व रहना है। उसके बाद उससे क्या होता है कि घर की मानसिक जो स्थिति है ना, जैसे आप अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन घर में कोई काम ना करे और एक सब काम करते हुए भी अपना, तो उस घर किस घर का माहौल अच्छा रहेगा, माने बच्चे भी सब चीज है, फैमिली है, तो उसमें यही वही आदमी का घर सबसे अच्छा फीलिंग आएगा जिसमें वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी सब काम कर रही है घर में। Yes, sir. ठीक है हम Yes, sir. टीडियस वर्क नहीं करेंगे, जॉगिंग नहीं कर लेंगे, हम जंपिंग नहीं कर लेंगे, सीढ़ी से नहीं चढ़ेंगे, लेकिन जो धीरे धीरे जा करके किचन तक है काम वो तो कर सकते हैं, चूल्हा जला तो सकते हैं उसमें, मैंने बैठ करके या खड़ा होकर के भी हम लोग सब्जी तो बना सकते हैं, सब कर सकते Yes, हैं। sir. यू हैव टू टीच Yes, देम sir. आल्सो, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद कहता है एलिवेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना, जितने भी तरीके के स्ट्रेसेस हैं स्ट्रेस हैं, जैसे कंटिन्यूअस, जैसे देखिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बहुत देर तक पढ़ना पड़ रहा है, मान लिया उसको 100 का किताब पढ़ने का, एक सिंपल बात बता रहे हैं, तो क्या होगा बहुत देर तक ऐसे रखने से पोस्चर में क्या होगा, इधर जो है ना स्ट्रेस बन जाएगा, ये जो मसल्स है या खास करके जो अपर ट्रेपीजियस लेवल है इसमें जो स्पाज्म डेवलप कर जाएगा। क्यों करेगा जो तुम लोग समझ गई होगी। सो कहने का मतलब क्या होता है कि आपको कौन कौन सा एरिया में उसमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, नॉट ओनली द माने पेल्विक एरिया, बॉडी के और भी पार्ट में, वो सब रूल आउट करके ठीक करते चलना है, समझे। Yes, Yes. sir. टू ऑफर टू कन्वर्स एनर्जी, है ना, पेन Yes. टॉलरेंस, मेंटेन लेबर टाइम, है कि नहीं। इसमें Yes. भी कुछ ऐसे जो हमारे पास पेन टॉलरेट करने के लिए उसको कई बार बूस्टअप करना होता है या मोरली सपोर्ट करना होता है, और नहीं तो अगर वो भी पेन टॉलरेट नहीं करता तो हमारे पास कुछ मशीनें हैं वो सब लगाते हैं, टेंस वगैरह या जो भी है नीडल, है कि नहीं। To Yes, sir. rehabilitate women during the involution to full physical activity, and involution का मतलब समझते हो ना जी। सर आई गेस जो हमारा जब स्पर्म एंड ओवम मिल रहा है इन्वॉल्यूशन वाला पीरियड, वहां तब से लेकर के एंड टाइम तक। नहीं नहीं नहीं, इन्वॉल्यूशन टू। इन्वॉल्यूशन का मतलब कि रिटर्न होना स्थिति को, जैसे Exactly. पहले पहले सब चीज हुआ फिर बाद में रिटर्न होगा, ओके इन्वॉल्यूशन, सर, ओके सर। है ना, क्योंकि ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना। Yes, sir. यस सो सर। इन्वॉल्यूशन टू फुल फिजिकल एक्टिविटी, इन्वॉल्यूशन का मतलब अपने नॉर्मल स्थिति में आते आते और उसको फुल एक्टिविटी में आते आते, फिजिकल एक्टिविटी में आते ये सब आ जाता है, उनको ये भी समझाना है कि ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कि आप में अगर कुछ आज प्रॉब्लम हुआ है तो वो लंबा दिन तक सरवाइव करेगा। ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। इसके लिए ये कहता है कि हमारे पास जो ऑब्स्टेट्रिक्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुछ गाइडलाइन है उसको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं कि अपने आप को हम ईगो मान लें कि नहीं जी मैं ही सब चीज करा दूंगा, अब मेरा केस है तो मैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें टीम वर्क होता है, ये अपना गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन का अलग रोल है, ऑब्स्टेट्रिक्स यस सर। फिजियोथेरेपिस्ट का अलग रोल है, जो Yes. नर्सेज होते हैं उनके अलग रोल है। सो सब मिल करके एक कॉमन इमरजेंसी का केस को हैंडल करना होता है। और कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने शुरू हो गए हैं तो कहता है कि आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। यस सर। एक्सरसाइजेज आर डन रेगुलरली 3 टाइम्स ए वीक, देखो आ गया ना बात, यस सर। Yes, sir. है ना, थ्राइस ए वीक ही रेकमेंड करना चाहिए। अब ये नहीं, और उसमें भी इसमें ड्यूरेशन भी है, इसमें करीब करीब 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक। कई कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि जो खास करके
शुरुआत का समय होता है। शुरू में 6 वीक से तक समय ऐसा मान लो कि उसमें तो तुम 35 मिनट से ज्यादा 50 मिनट या 1 घंटा तक भी कर सकते हो, लेकिन बाद में तो नहीं करना है। 35 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। ग्रेजुअली इंक्रीजेज द डोजेज ऑफ एक्सरसाइजेज, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहला दिन आपके पास फीमेल आई तो पहले दिन ही 35 मिनट करा दीजिए। सो यू हैव टू स्टार्ट विद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, लाइक ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा पर डे, है ना। उसके बाद मैक्सिमम हार्ट रेट शुड नॉट बी एक्सीड द 150 मिनट पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस। देखो, एक तो उनका हार्ट रेट बढ़ा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 150 पर मिनट से भी बढ़ा दो, तो उसमें क्या होगा कि फिर सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। यस सर। एक्सरसाइज शुड नॉट बी एक्सीड 20 मिनट। जहाँ पे मॉडरेट एक्सरसाइज करवाना हो, खास करके लास्ट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, उस समय मॉडरेट ही चलता है, तो उसमें 20 मिनट ज्यादा का ड्यूरेशन मत रखा करो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इंश्योर, उसमें भी एक शर्त है कि आप लोग को ये इंश्योर करना होगा कि उसकी जो वार्म अप है और कूल डाउन का पीरियड है, इसका भी ध्यान रखना है। वार्म अप और कूल डाउन का मतलब हो गया कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में कूल वार्म अप क्या कर सकते हैं, बताओ वाजपेयी, बताओ। सर वार्म अप के लिए नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि नॉर्मल नेक का स्ट्रेच हो गया, या जो नॉर्मल नॉर्मल एकदम स्ट्रेचिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग है, वो हम कर सकते हैं वार्म अप के लिए। सिंपल ऐसे का, जैसे मान लिया फिस्ट बनाने ऐसा के लिए बोलो, या यस हाथ को सर। ऐसे घुमाने के लिए Gripping, बोलो, हाँ. या हाथ को शोल्डर को यस घुमाने के सर। लिए बोलो, है ना। जो भी है, यस हाथ सर। ऊपर नीचे कर लो, जो यस सर। जनरल एक्सरसाइज है जिससे कि ब्लड का जेंटल, फ्लो यस। मैंने बॉडी एकोमोडेट कर जाए, उसी को वार्म अप बोले थे। तो हम्म। डाउन में भी धीरे धीरे करके छोटा छोटा एक्सरसाइज करते रहो, यस ये नहीं सर। कि ऐसे पूरा रोक दो, है ना। यस सर। Yes, sir. है ना, मेंटेन हाइड्रेशन टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। तो भाई थोड़ा Dehydration. थोड़ा पानी, खास करके जो इसमें डिहाइड्रेट जल्दी होती है फीमेल, तो इसको जो है ना, हम लोगों को चाहिए कि बीच बीच में पानी मैक्सिमम देते रहे। नेक्स्ट स्लाइड कर दो, यस सर। है ना। मोर लाइकली टू हैव, है ना। हम लोग को क्या सोचना है कि एक्सरसाइज करते हैं ऐसा, तो मैंने ऐसा, अब जैसे आपको फायदा क्या क्या, मोर लाइकली टू हैव, क्या क्या चीज होने की संभावना है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या क्या चीज को देखेंगे कि ये चीज अच्छा हो गया। उसमें सबसे पहले है कि डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस रहते नॉर्मल हैं, डिलीवरी। Normal delivery. ठीक है ना। दूसरा बताओ, इजियर एट इजियर एंड शॉर्टर लेबर। Shorter labor. डिलीवर, वेरी गुड। बेटर बेटर मूड, मूड। वेरी Better गुड। यस mood. सर। और एनर्जी, More आप energy. यस जितना सर। ज्यादा एक्सरसाइज किए रहेंगे आपको पूरा अच्छा एनर्जेटिक फील होंगे, लगेगा कि जनरल जनरल एनर्जेटिक फीलिंग आएगा। जनरल मैंने ऐसा लगेगा कि माय बॉडी इज फीलिंग हैप्पी, ऐसा, यस समझ सर। बात Yes, को। sir. उसके बाद Yes. टू बी काम, बहुत मैंने Calm. रिलैक्स रहा रहने के भी एकदम, हाँ, मैंने ऐसा नहीं लगा कि हाँप रहे हैं, चल रहे यस हैं तो सर। ऐसा लगेगा Hmm. कि सांस तेज बढ़ गया, ऐसा नहीं है, फीलिंग आएगा, काम फीलिंग होगा। उसके बाद Hmm. नींद अच्छा से आएगा, स्लीप यस बेटर, सर। है ना। See better, टू better फील immunity. मैंने बेटर Hmm. इम्यूनिटी मिलता है एक्सरसाइजेस करने से, है ना। फिल्टर एंड यस हेल्थियर इन In मिडिल एज, middle age. है ना। टू गेट बैक सेफ शेप फास्टर आफ्टर फास्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड Childbirth. बर्थ। है ना। Hmm. कॉन्फिडेंस फॉर For oneself. कॉन्सेप्ट। अपने आप को ऐसा लगेगा कि आई एम द बेस्ट, यस सर। कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। Yes. तो नेक्स्ट में बताओ क्या है। लेस लाइकली Less टू like हैव। हाँ, लेस लाइकली टू है, to have क्या नहीं होगा, तो cesarean सिजेरियन section. सेक्शन एरियन। नहीं होगा, बच यस हाँ. सर। जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो गेन टू दूसरा मच क्या है? वेट। हाँ, बहुत ज्यादा, अगर वेट। शुरू से एक्सरसाइजेज करते रहता है कोई, तो खास करके देखोगे कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन हो जाता है। वो वेट गेन नहीं होगा तो बहुत अच्छा बात है ना फिर तो। यस सर। Yes. हाई ब्लड प्रेशर High blood का नहीं चांसेस pressure. कम होगा। जाएगा, है कि नहीं। यस सर। Constipation. कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन। का चांसेस कम जाएगा, है ना। लेग नेक स्वेलिंग के भी स्वेलिंग। चांसेस कमेंगे, यस सर। मॉर्निंग सिकनेस के भी चांसेस कमेंगे। उसके बाद पोस्टपार्टम Postpartum ब्लूज blues और or depression. डिप्रेशन। हाँ, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, डायबिटीज। एक यस सर। एक एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज,
तो इससे भी बच जाएगा बंदा, है ना। इनकॉन्टिनेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, Yes, sir. प्रोलैप्स से भी बचेगा Yes, वुमेन, sir. है ना। तो ये सब चीजों Yes, से yes, sir. Contraindications. कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि किसी को डायबिटीज हो तो मत करो कुछ भी भाई, Yes, sir. मिसकैरेज Yes, sir. होने के चांसेस हो सकते हैं, मिसकैरेज का केस हो तो मत करो, प्री Yes, मैच्योर sir. लेबर, है ना, Yes, sir. विजाइनल Vaginal फ्लूइड fluid loss. विजाइनल फ्लूइड लॉस हो रहा है तो एक्सरसाइजेज मत करो। किसी को हाइपरटेंशन है खास करके देख लो, ब्लड प्रेशर मेजर करो, अगर उसमें तुमको लग रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मत करो एक्सरसाइजेज। Yes, sir. मल्टीपल प्रेगनेंसीज का केस है, जैसे ऐसा है ना कि अगर उसमें दो दो बच्चे हैं उस समय Yes, sir. मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो वो भी मत करना ऐसे में एक्सरसाइजेज। कोई एनीमिया का केस है तो एक्सरसाइजेज Yes, मत sir. करो, है ना। डिक्रीज फीटल मूवमेंट, उसका Yes, जो sir. मदर से पूछो कि जी आपके बेबी का मूवमेंट का पता चलता है आपको, बोलेगी नहीं, तो उसको भी कंडीशन खराब है, उसमें भी एक्सरसाइज कम कराओ, नहीं कराओ। एबनॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन, है ना, ये सब में स्थिति में नहीं कराना। नेक्स्ट स्लाइड करो, Yes, sir. है ना। देखो अब कुछ रिस्क है, Yes, रिस्क sir. रिस्क में क्या होता है कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और यही आज लास्ट स्लाइड करूंगा, इसके बाद खत्म कर दूंगा। तो इसमें क्या कहता है कि जैसे ये सब तुम लोग पढ़े थे जी वहां पर, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़े हो? यस सर, सर टर्म सुना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे जो ओवरीज के फाइबर है वहां पर स्टार्ट हो जाता है, तो नहीं नहीं यूट्रस गलत की है। जगह पर नहीं एक्टोपिक नहीं 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 नहीं, तुम बता दे पनीता, सर एक टॉपिक फर्टिलाइजेशन तो ओवरी में होता ही नहीं है। गलत बता सर, फैलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब। सर ये सुना कि नॉट ऑन द पोजीशन ऑन द फैलोपियन ट्यूब दैट व्हेन द इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। नहीं नहीं ये सब नहीं, वो उससे रिलेटेड है। होता क्या है कि जो क्या होता है ना कि जैसे एवं स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता ही होता है फ्लोपियन ट्यूब में। आप फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बन करके माने 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 जब जो छोटा बेबी होता है 1 दिन 2 दिन का, वो प्लेसेंटा के वॉल पर जाके चिपक जाता है और वहीं से डेवलपमेंट शुरू होता है ना। जो यूट्रस में चला जाता है और वॉल पे चिपक करके उसका धीरे धीरे फीटस में डेवलप कर जाता है। तो होता क्या है कि यही जो यूट्रस में ना हो करके अदर देन द यूट्रस होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, जो उसका यस सर। डेवलपमेंट होना होता है फीटस का, अदर